Students, I am Shwadankar. I welcome you to the channel The Maths Decode. In this video, we are going to study 3D geometry. और आज के क्या क्या टॉपिक होने वाले हमारे आपके स्क्रीन पर लिखे हुए हैं, जल्दी से इनको पढ़िए। आज हम पढ़ेंगे डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 points, इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्पेस, इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू ए पॉइंट एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर, equation of a line passing through 2 points, angle between two lines, distance between skew and parallel lines. तो ये हमारे आज के टॉपिक रहने वाले हैं। अगर आप 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, मैं आशा करता हूं कि आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। ये वीडियो आपकी प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए है। अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो ये वीडियो आपको, जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आपको दूंगा, ये सभी समझ में आएगी। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर थोड़ी बहुत कंफ्यूजन आपके दिमाग में है 3D ज्योमेट्री को लेकर, तो वो कंफ्यूजन दूर हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बिना देरी किए हम चलते हैं आज के क्लास पर। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन। ठीक है, तो जब आपने 2D ज्योमेट्री पढ़ी थी और 2D ज्योमेट्री पढ़ते टाइम आपने वहां पे स्ट्रेट लाइन पढ़ी थी, तो वहां पर हमने स्लोप की बात की थी। तो 2D के अंदर अगर हमें लाइन को स्पेसिफाई करना है तो हम स्लोप की बात करते हैं। 3D के अंदर अगर हमें स्ट्रेट लाइन को स्पेसिफाई करना है तो हम डायरेक्शन कोसाइंस की बात करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले सपोज कीजिए एक ऑक्टेंट है अपना, इसे ऑक्टेंट बोलते हैं ना। 2D के अंदर क्वाड्रेंट और यहाँ बोलता है ऑक्टेंट। ओके, तो सपोज कीजिए ये अपना ऑक्टेंट है और दिस इज अपना ओरिजिन एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन इन 3D इज 0 0 0। दिस इज एक्स एक्सिस, this is y axis and this is z axis। ठीक है, तो x axis y axis z axis बन चुकी है। सपोज कीजिए एक लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रही है। लेट अस कंसीडर ए लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ये अपनी एक लाइन L हो गई। ठीक है, और इस लाइन L ने x एक्सिस के साथ मान लेंगे अल्फा एंगल बनाया है, y एक्सिस के साथ मान लेंगे बीटा एंगल बनाया है, और z एक्सिस के साथ मान लेंगे गामा एंगल बनाया है। ठीक है, मान लीजिए अपना गामा एंगल। तो एक लाइन L ने x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस के साथ ये जो एंगल बनाए हैं अल्फा बीटा गामा, इन एंगल को बोला जाता है डायरेक्शन एंगल्स। तो ये जो अल्फा बीटा और गामा है, ये अल्फा बीटा गामा क्या है आपके स्टूडेंट्स? ये हैं आपके डायरेक्शन एंगल्स। क्या है? डायरेक्शन एंगल्स। अगर इन डायरेक्शन एंगल्स का कोसाइन ले लिया जाए तो इन्हीं को हम डायरेक्शन कोसाइन बोलेंगे। मतलब कोस अल्फा, कोस बीटा एंड कोस गामा, ये तीनों बन जाएंगे किसी भी स्ट्रेट लाइन जो कि 3D के अंदर होगी उसके डायरेक्शन कोसाइंस। क्या बन जाएंगे? डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइन। तो अगर आपको एंगल दिए हुए हैं और एंगल देने के बाद आपसे पूछे कि बताइए स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, तो आप कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, यहाँ पर अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज पुट करेंगे और स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे क्वेश्चन पूछा गया कि कोई स्ट्रेट लाइन है जो एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है, वाई एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है, जेड एक्सिस के साथ 75 डिग्री का एंगल बना रही है, तो बताइए क्या होंगे डायरेक्शन कोसाइंस? तो अल्फा बीटा गामा आपको गिवन है, यहाँ पे कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा की वैल्यू आपसे पूछी। तो यही होते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। अभी डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस का हमें समझ में आ गया कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या है। यानी कि जो एंगल स्ट्रेट लाइन ने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ बनाया उसका कोसाइन ले लिया, वो डायरेक्शन कोसाइन बन गया। अब डायरेक्शन रेशियो क्या है किसी लाइन के? व्हाट आर डायरेक्शन रेशियोज? तो डायरेक्शन रेशियोज के लिए डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियोज, तो डायरेक्शन रेशियोज के लिए आप क्या करते हैं? सपोज कीजिए दिस लाइन L इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, this is point P and consider this point P bears x1 y1 z1 coordinate। ओके, तो सपोज कीजिए कोई स्ट्रेट लाइन है L 3D के अंदर और वो किसी पॉइंट P x1 y1 z1 से पास हो गई, x1 y1 z1 से पास हो रही है। तो ये जो x1 y1 z1 है इन्हीं को हम डायरेक्शन रेशियोज बोलेंगे। The direction ratios of the line will become, direction ratios of the line will be
अगर कोई लाइन x1 y1 z1 से पास हो रही है तो उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या बन जाएंगे, x1 y1 z। एक तो आप ऐसा समझिए कि डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं। दूसरा, डायरेक्शन रेशियोज को एक तरीके से और समझा जा सकता है, ये जो अपने डायरेक्शन कोसाइंस हैं, इन डायरेक्शन कोसाइंस में किसी स्केलर मल्टीपल, किसी स्केलर की मल्टीप्लाई कर दी जाए तो भी उसको हम डायरेक्शन रेशियोज बोलेंगे। ठीक है, जैसे अपने डायरेक्शन कोसाइंस है कोस अल्फा, कोस बीटा एंड कोस गामा, ये अपने तीन डायरेक्शन कोसाइंस हैं। इन डायरेक्शन कोसाइंस को मैं सिमिलरली रेस्पेक्टिवली एल एम एन बोल देता हूँ। तो कि कोस अल्फा को मैं एल बोल रहा हूँ, कोस बीटा को एम एंड कोस गामा को एन। तो हम कह सकते हैं कि किसी लाइन के जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं वो एल एम एंड एन है। अगर इन एल एम एन वैल्यूज में किसी स्केलर की मल्टीप्लाई कर दी जाए तो वे डायरेक्शन रेशियोज बन जाए। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, अगर कोई लाइन किसी पॉइंट से पास हुई तो उन पॉइंट्स को ही हम एक तरीके से डायरेक्शन रेशियोज कंसिडर करेंगे। दूसरा, अगर डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है और उन डायरेक्शन कोसाइन में किसी स्केलर की मल्टीप्लाई कर दी जाए तो वो रेस्पेक्टिवली डायरेक्शन रेशियोज बन जाते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस आपको आइडिया लग गया होगा कि कोई स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है उनका कोसाइन ही और कुछ नहीं बल्कि डायरेक्शन कोसाइन है। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं लाइन के और डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं लाइन के, ये आपको आइडिया लग गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन व्हिच इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। हमें एक लाइन के डायरेक्शन कोसाइन बताने हैं जो एक्सिस पर इक्वली इंक्लाइंड है। एक्सिस पर इक्वली इंक्लाइंड होने का मतलब यह है स्टूडेंट्स कि वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, तीनों एंगल। इस क्वेश्चन को अभी करेंगे क्योंकि एक रिजल्ट बताना है इससे पहले, फिर आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने बोला कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन विद डायरेक्शन रेशियोज -18, 12, -4। तो हमें स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन रेशियोज दिए गए हैं एंड डायरेक्शन रेशियोज क्या है अपने, डायरेक्शन रेशियोज हैं -18, 12 एंड -4। और हमें डायरेक्शन कोसाइन बताना, क्या बताना है, डायरेक्शन कोसाइन। तो ध्यान से देखना, अगर हमें डायरेक्शन रेशियोज गिवन है और डायरेक्शन कोसाइंस पूछा है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले यहां से इस इनसे बनने वाला एक एक्सप्रेशन निकालेंगे। ठीक है, वो एक्सप्रेशन है अंडर द रूट इन तीनों डायरेक्शन रेशियोज का स्क्वायर्स का सम। तो हम क्या करेंगे, -18 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर एंड प्लस -4 का स्क्वायर। ठीक है, इस एक्सप्रेशन से इन तीनों डायरेक्शन रेशियोज को कर देंगे डिवाइड और तुरंत हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन बन के आ जाए। सबसे पहले इसको सॉल्व कीजिए। 18 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 324 आई थिंक, 12 का स्क्वायर होता है 144 और ये हो जाएगा आपका 16। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 160, 160 आ जाएगा 4, 8 एंड 4, यानी कि अंडर द रूट 484 आ गया। और अंडर द रूट 484 मेरे ख्याल से 22 का स्क्वायर होता है रूट 484, तो इसकी वजह जाएगी 22। तो अगर आपको डायरेक्शन रेशियो गिवन है तो उससे पहले ये एक्सप्रेशन निकालिए, मतलब तीनों डायरेक्शन रेशियोज के स्क्वायर का सम, और इन डायरेक्शन रेशियोज को जो आपने निकाला है डायरेक्शन रेशियोज के स्क्वायर का सम का अंडर द रूट उससे डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पे 22 आया था अपना ये वैल्यू, तो 22 से कर देंगे डिवाइड तो वो बन जाएगा अपना डायरेक्शन कोसाइन। तो 12/22 एंड -4/22। अगर इसको आगे सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करते ही अपने डायरेक्शन कोसाइन आ जाए। तो अगर डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, डायरेक्शन कोसाइन पूछा है तो कर सकते हो, पहले ये एक्सप्रेशन फाइंड करना और ये एक्सप्रेशन को आप लिख सकते हो अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, है ना। मान लेंगे कि डायरेक्शन रेशियोज a b और c हैं, तो सबसे पहले आप अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर फाइंड करेंगे और जो वैल्यू आ रही है उस वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, कोसाइन बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, यह है रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन। तो अभी आपने देखा कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, कोस अल्फा, कोस बीटा एंड कोस गामा। ये किसी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस हो गए, या इन्हीं को मैंने दूसरे तरीके से भी लिखा था कि मान लेते हैं कि कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा ना लिखे हमने एल एम एन लिख दिया। ठीक है, तो इनके बीच में जो रिलेशन है डायरेक्शन कोसाइंस के बीच में वो ये है कि इनके स्क्वायर्स का सम 1 के बराबर होगा, दैट इज
कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू हो जाएगा 1। तो ये है डायरेक्शन कोसाइंस के बीच रिलेशन कि इन तीनों डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम इज इक्वल टू 1 यूनिट। या इसको दूसरे तरीके से लिखना चाहो तो दूसरे तरीके से भी लिख दो, एल एम एन की फॉर्म में, तो ये बन जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो आप चाहे ऊपर वाले मेथड से लिखे नीचे वाले मेथड से लिख लिए हैं तो दोनों डायरेक्शन कोसाइंस ही। तो ये आ गया आपका एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये है अपना डायरेक्शन कोसाइंस के बीच रिलेशन। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपसे इसकी वैल्यू पूछी जा सकती है, तो इसको ध्यान रखिए। ओके, अगर आपने ये रिजल्ट समझ लिया है तो अब चलते हैं पीछे वाले क्वेश्चन पर। ये सबसे ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ था, इसने बोला कि डायरेक्शन कोसाइन हमें बताने हैं किसी स्ट्रेट लाइन के जो इक्वली इंक्लाइंड है। अगर इक्वली इंक्लाइंड है कोई लाइन एक्सिस पर तो अल्फा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू और गामा की वैल्यू तीनों इक्वल होंगी। अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल होंगे। ठीक है, अगर अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल हैं तो कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा ये तीनों भी इक्वल होंगे। अगर कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा तीनों इक्वल हैं तो उसी रिजल्ट का यूज करेंगे जो हमने अभी पढ़ा है। कौन सा रिजल्ट पढ़ा है हमने? कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या होता है? इक्वल टू होता है 1। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं? यहाँ से आप लिख सकते हैं कि कोस मतलब कोस बीटा को कोस अल्फा लिखा जा सकता है, कोस गामा को भी कोस अल्फा लिखा जा सकता है। तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा, ये भी बन जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा, और ये कोस स्क्वायर अल्फा है ही, तो यहाँ पर जाएगा 3 कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू में जाएगा 1। तो यहाँ से अगर आप कोस अल्फा की वैल्यू निकालोगे तो कोस अल्फा की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 1/√3। अगर कोस अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस 1/√3 है तो कोस बीटा की भी यही वैल्यू होगी और कोस गामा की भी यही वैल्यू होगी। अगर कोस अल्फा की तीनों वैल्यूज आप लीजिए प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 1/√3 एंड प्लस माइनस 1/√3, तो ये हो जाएंगे आपके डायरेक्शन कोसाइंस उस लाइन के जो एक्सिस पर इक्वली इंक्लाइन। बात समझ में आई? तो डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन कैसे बनानी है ये समझ में आ गया। इक्वल इंक्लाइन थी जब लाइन तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे ये भी समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। सपोज कीजिए कोई लाइन है जो 2 पॉइंट से पास हो रही है। लेट ए लाइन इज पासिंग, लेट ए लाइन इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। मान लेते हैं कि कोई जो लाइन है वो 2 पॉइंट से पास हो रही है, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। अगर 2 पॉइंट से पास हो रही है तो हम मान लेते हैं पहला पॉइंट है x1 y1 एंड z1 एंड दूसरा पॉइंट है x2 y2 एंड z2। तो हमने 2 पॉइंट्स मान लिए कि जो कोई लाइन है स्ट्रेट लाइन 3D के अंदर वो इन 2 पॉइंट से पास हो रही है। अगर इन 2 पॉइंट से पास हो रही है तो सबसे पहले लिखेंगे हम डायरेक्शन रेशियोज। क्या लिखेंगे हम? डायरेक्शन रेशियोज। और डायरेक्शन रेशियोज के बाद हम डायरेक्शन कोसाइन लिख देंगे। तो 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियो कैसे लिखते हैं? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। तो इस टाइप से आप किसी स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन रेशियोज लिखेंगे अगर स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है। जब आपके पास डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे, मान लिया ये जो वैल्यू है ये ए आई है, ये जो वैल्यू है ये बी आई है और ये जो वैल्यू है ये सी आई है, तो आपके पास ए बी और सी आ गया है। अब आपको बताना है डायरेक्शन कोसाइंस। क्या बताना है? डायरेक्शन कोसाइंस। तो आप जो तीनों वैल्यूज लिखी हुई हैं इसको डिवाइड कर देंगे अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से, और वो क्या बन जाएगा अपना? वो बन जाएगा डायरेक्शन कोसाइन। तीनों को डिवाइड कर देंगे अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से, तीनों को डिवाइड करना है। तो ये जो मैंने लिखे हैं ये क्या बन गए हैं? डायरेक्शन कोसाइंस बन गए हैं। तो अगर 2 पॉइंट से पास हो रही है लाइन तो पहले तो डायरेक्शन रेशियोज निकालो, और डायरेक्शन रेशियोज निकालने के बाद एक्सप्रेशन फाइंड करो अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और उसके बाद डायरेक्शन रेशियोज को डिवाइड कर देंगे उसी एक्सप्रेशन से। तो क्या बन जाएंगे? अपने डायरेक्शन कोसाइंस बन जाएंगे। आपको आइडिया लगा? अगर कोई लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है तो डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस
कैसे कैसे फंक्शन करते हैं, कैसे कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी के ऊपर क्वेश्चन है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू दीज टू पॉइंट्स। कोई लाइन है जो इन दो पॉइंट से पास हो रही है, उसके हमें डायरेक्शन कोसाइन पूछे हैं। तो इन दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? आप फटाक से बता सकते हैं कि इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे। x2 माइनस x1 यानी कि -2 -1, y2 माइनस y1 दैट इज 3 माइनस माइनस प्लस 2, z2 माइनस z1 दैट इज -4 -3। इसको सोल्व करोगे तो डायरेक्शन रेशियोज मिल जाएंगे आपको -3, 5 एंड -7। अब आपको निकालना है एक्सप्रेशन, चला ऐसे निकाल देता हूँ सीधे। तो अंडर द रूट ए स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 9 प्लस 25 प्लस 49 है ना। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? ये होगा आपका 34 आ जाएगा आपका 83, अंडर द रूट 83 आ जाएगा मेरे ख्याल से। 9, 25 एंड 49, ये हो गया 34 और ये हो जाएगा हाँ जी 83। अभी जो डायरेक्शन रेशियोज हैं, इन डायरेक्शन रेशियोज को डिवाइड कर देंगे तो आंसर मिल जाएगा -3 अपॉन रूट 83, 5 अपॉन रूट 83 एंड -7 अपॉन रूट 83। तो ये जो आई है वैल्यूज, ये वैल्यूज और कुछ नहीं बल्कि डायरेक्शन कोसाइंस ही। तो अगर दो पॉइंट से पास हो रही है तो डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकाल लेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालेंगे, दोनों बात का आपको आइडिया लग गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के ऊपर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि प्रूफ कीजिए ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर है। कोलिनियर बताने के लिए भी हम डायरेक्शन रेशियोज का यूज कर सकते हैं। कैसे? अगर तीन पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो हम क्या करेंगे, पहले ये पता करेंगे कि इन दो पॉइंट से जाने वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे। उसके बाद की दोनों पॉइंट से जाने वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे। अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर हैं, तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर हैं, तो जो डायरेक्शन रेशियोज पहले दो पॉइंट से आएंगे लाइन के, वही डायरेक्शन रेशियोज बाद के दो पॉइंट से भी आने चाहिए, क्योंकि तीनों पॉइंट हैं तो सेम लाइन पर। तो अगर सेम लाइन पर तीन पॉइंट हैं तो उन तीन पॉइंट से जाने वाले लाइन के डायरेक्शन रेशियोज या तो इक्वल होंगे या फिर प्रोपोर्शनल होंगे, आपस में प्रोपोर्शनल। तो देखिए सबसे पहले हम इन दो पॉइंट का निकालते हैं। पॉइंट ए गिवन है आपको 2, 3 एंड 4। पॉइंट बी गिवन है आपको -1, -2 एंड 1। तो यहाँ से हम डायरेक्शन रेशियोज निकालते हैं। क्या निकालते हैं? डायरेक्शन रेशियोज। तो x2 माइनस x1 दैट इज -3, y2 माइनस y1 दैट इज -5 एंड z2 माइनस z1 दैट इज -3। तो पहले दो पॉइंट से जाने वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज आपने निकाल लिए। अब बी और सी से जाने वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज निकालिए। अगर ये तीनों के तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर होंगे तो डायरेक्शन रेशियोज या तो इक्वल आएंगे या एक दूसरे का मल्टीपल आएंगे। मतलब हाँ, किसी स्केलर की मल्टीप्लाई रखी हो। तो बी पॉइंट जो है -2 -1 -2 1 है, और जो सी पॉइंट है वो है 5 8 7। अब यहां से डायरेक्शन रेशियोज निकालिए। तो डायरेक्शन रेशियोज आएंगे 6 और यहाँ पे आएगा कितना 8 नहीं 10 एंड 6। ठीक है, तो क्या ऊपर वाले डायरेक्शन रेशियोज और नीचे वाले डायरेक्शन रेशियोज इक्वल है? इक्वल तो नहीं है लेकिन प्रोपोर्शनल है, क्योंकि अगर ऊपर वाले में -2 के मल्टीप्लाई कर दी जाए तो ये नीचे वाले बन जाएंगे, है ना, नीचे वाले। तो इसका मतलब यह है कि ऊपर वाले डायरेक्शन रेशियोज नीचे वाले डायरेक्शन रेशियोज दोनों प्रोपोर्शनल है। और अगर इन तीनों पॉइंट से डायरेक्शन रेशियोज निकालने पर प्रोपोर्शनल आ रहे हैं तो मतलब ये है कि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर लाई करेंगे। और अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर लाई करेंगे तो वी कैन से दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। ओके, बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन ए स्पेस। ठीक है, यानी कि 3D के अंदर किसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, कैसे लिखेंगे। तो दो तरीके से हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पढ़ सकते हैं या पढ़ेंगे अगर 3D की बात करें। सबसे पहला इक्वेशन इक्वेशन ऑफ ए लाइन इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट A and in the direction
इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, है ना, या तो इन द डायरेक्शन बोलेगा या पैरेलल बोलेगा, तो इन द डायरेक्शन बोलेगा या पैरेलल टू बोलेगा, पैरेलल टू वेक्टर बी, ठीक है ना। तो हमें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बतानी है कब, जब कोई लाइन किसी पॉइंट से पास हो रही होगी और उस लाइन के पैरेलल एक वेक्टर हमें गिवन होगा, या उस लाइन की डायरेक्शन में एक वेक्टर हमें गिवन होगा, ठीक है। पहली कंडीशन क्या है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बताने की, कि जब कोई स्ट्रेट लाइन किसी एक पॉइंट से पास हो रही है और उस लाइन की डायरेक्शन में या उस लाइन के पैरेलल एक वेक्टर गिवन है, ठीक है। और दूसरा, इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन of a line passing through, equation of a line passing through two given points, passing through two given points। इस बार हमें दो पॉइंट गिवन होंगे, पॉइंट ए एंड बी, इन दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन हमसे पूछी जाएगी। तो कुल मिला के हमें दो तरीके से इक्वेशन पढ़नी है स्ट्रेट लाइन की, एक तो तब जब स्ट्रेट लाइन किसी पॉइंट से पास हो रही है और उसकी डायरेक्शन में एक वेक्टर गिवन है, और दूसरा जब कोई स्ट्रेट लाइन दो पॉइंट से पास हो, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहला है इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू ए पॉइंट एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर। तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू ए पॉइंट एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर। अच्छा, अब हर कंडीशन में, जैसे ये पहली कंडीशन है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बताने की, तो हर कंडीशन में हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दो तरीके से पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे हम वेक्टर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की, और एक पढ़ेंगे हम कार्टेशियन इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की। तो हमें दो इक्वेशन पढ़नी है हर कंडीशन की, एक तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड एक कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो यहां से इसने बोला है कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर। तो लेट, हम यहाँ पर लिखते हैं लेट ए लाइन, let a line is passing, let a line is passing through a point, to a point A, और A की कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x1 y1 z1, and in the direction बोलेगा या फिर पैरेलल बोल देगा, in the direction of वेक्टर बी, और वेक्टर बी हमें गिवन है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो हमें दो चीज गिवन है, एक तो पॉइंट और एक वेक्टर। अब यहां से हम दो इक्वेशन पढ़ेंगे, एक तो वेक्टर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की वेक्टर इक्वेशन। तो वेक्टर इक्वेशन कैसे लिखते हैं किसी स्ट्रेट लाइन की, तो वेक्टर इक्वेशन लिखी जाती है वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। So this is the method to write the vector form of a straight line when it is passing through a point and it is given in the direction of vector b। जहां पर ये वेक्टर ए वेक्टर बी क्या है और वेक्टर आर क्या है, जहां पर वेक्टर आर की वैल्यू है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, जहां पर वेक्टर ए क्या गिवन है, वेक्टर ए गिवन है, देखो यहां से हमें गिवन है वेक्टर ए, वेक्टर ए गिवन है x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, और ये वेक्टर बी क्या है, वेक्टर बी हमें गिवन है, वेक्टर बी मैंने इसको कैपिटल लेटर से लिखा है, कोई बात नहीं। वेक्टर बी हमें गिवन है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो सभी के सभी वैल्यूज हमें पता चल गई, और ये भी पता चल गया कि किसी स्ट्रेट लाइन की वेक्टर फॉर्म क्या होती है। दूसरा लिखते हैं इसकी कार्टेशियन फॉर्म। कौन सी फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। अब इस वेक्टर फॉर्म से ही हम कार्टेशियन फॉर्म बना सकते हैं, क्योंकि हमसे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी स्ट्रेट लाइन की वेक्टर फॉर्म तो ये है, इसकी कार्टेशियन फॉर्म बताइए, ठीक है। तो कार्टेशियन फॉर्म आप याद रख सकते हैं, वैसे तो पहले मैं कार्टेशियन फॉर्म लिख देता हूँ। कार्टेशियन फॉर्म होती है इसकी x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c, जहां पे x1 y1 z1 क्या है, वो पॉइंट जिससे लाइन पास हो रही है, यानी कि a पॉइंट है ये x1 y1 z1, और ये abc क्या है, abc
डायरेक्शन रेशियोज हैं वेक्टर के, कौन से वेक्टर के, जिसके पैरेलल या जिसकी डायरेक्शन में लाइन हमें दी हुई है। तो ए बी सी क्या है, ए बी सी है डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द डायरेक्शन, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द डायरेक्शन। तो डायरेक्शन कौन सी, उस वेक्टर की डायरेक्शन जिसके पैरेलल या जिसकी डायरेक्शन में हमें लाइन गिवन है। ठीक है, कई बार हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो वेक्टर फॉर्म है इससे कार्टेशियन फॉर्म बनाइए या कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म बनाइए। तो ये सभी की सभी वैल्यूज आप यहाँ पे पुट करेंगे, आगे बढ़ेंगे और आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो कि कैसे बनानी है आपकी वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म। चलो बाद में बताता हूँ, इस वीडियो के बाद में बताता हूँ आपको कि कैसे आप कन्वर्ट करते हैं वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में या कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म क्या होगी, वेक्टर फॉर्म क्या होगी, किसी स्ट्रेट लाइन की अगर वो एक पॉइंट से पास हो रही है और उसके पैरेलल कोई डायरेक्शन गिवन है, तो वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी, ये होगी आपकी वेक्टर फॉर्म। और x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी, ये हो गई आपकी कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, तो दोनों की दोनों फॉर्म आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसने बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। हमें एक पॉइंट गिवन है 1 2 3, तो वी आर गिवन ए पॉइंट ए दैट इज 1 2 एंड 3 एंड इज पैरेलल टू द वेक्टर, और इस वेक्टर के पैरेलल है, तो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है वेक्टर बी। वेक्टर बी हो गया आपका 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। तो आपको एक तो पॉइंट गिवन है और एक वेक्टर गिवन है, तो इसकी सबसे पहले तो इक्वेशन बताते हैं, इक्वेशन दोनों बताएंगे। सबसे पहले बताते हैं वेक्टर इक्वेशन, क्या बताते हैं, वेक्टर इक्वेशन। तो वेक्टर इक्वेशन बताते हैं सबसे पहले। वेक्टर इक्वेशन होती क्या है वैसे, वेक्टर इक्वेशन होती है सर वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर बी, ये तो होती है इक्वेशन, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। तो वेक्टर आर तो वेक्टर आर ही रहने वाला है, इज इक्वल टू वेक्टर ए आप यहां से बनाओगे, यहां से कैसे बनेगा वेक्टर ए, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये बन गया आपका वेक्टर ए प्लस लैम्डा ऐसे रहने वाला है। और वेक्टर बी क्या गिवन है, वेक्टर बी गिवन है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। तो ये तो हो गया आपकी वेक्टर इक्वेशन। सिमिलरली आप कार्टेशियन इक्वेशन भी लिख सकते हैं। कार्टेशियन इक्वेशन कैसे लिखेंगे, दूसरा हम लिखते हैं यहाँ पे कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि दोनों इक्वेशन बताइए, वेक्टर बी और कार्टेशियन बी, तो आपको वेक्टर इक्वेशन भी लिखनी आनी चाहिए, कार्टेशियन इक्वेशन भी लिखनी आनी चाहिए। तो वेक्टर इक्वेशन होती क्या है, x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। तो ये होती है आपकी कार्टेशियन इक्वेशन। x1 y1 z1 x2 y सॉरी x1 y1 z1 एंड a b c, इन तीनों की वैल्यूज आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो बस वैल्यूज पुट कर दीजिए यहाँ पे। हो जाएगा x माइनस वन अपॉन ए, ए कितना गिवन है मैं 3, दिस इज a b एंड c, है ना, दिस इज x1 y1 z1, तो x माइनस वन अपॉन 3 इक्वल्स टू y माइनस 2 अपॉन 2 इक्वल्स टू z माइनस 3 अपॉन माइनस 2, चिन्ह के साथ लिख देंगे। ये जो इक्वेशन बनी, ये इक्वेशन हमारी और कुछ नहीं बल्कि स्ट्रेट लाइन की कैसी इक्वेशन है, कार्टेशियन इक्वेशन है। चलो इस क्वेश्चन में मैं बताता हूं आपको कि वेक्टर इक्वेशन से कार्टेशियन इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, चलिए वेक्टर इक्वेशन से कार्टेशियन इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको पहले रफ कर दूंगा अगर आपको समझ में आ गया है तो, क्योंकि स्पेस कम बच जाएगा। अगर आपको समझ में आ गया तो इसको मैं कर देता हूँ रफ, क्योंकि आप सीधे सीधे इक्वेशन बता सकते हैं। क्वेश्चन और भी है क्या, नहीं और नहीं है, तो इसी में बताता हूँ। चलो तो इसकी वो लिख सकते हैं हम, वेक्टर इक्वेशन, ध्यान रखना वेक्टर इक्वेशन क्या आई है। चलो तो यहां से आपने बनाया वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन क्या बनाई आपने इसकी, वेक्टर इक्वेशन आपने बनाई थी इसमें वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए, और वेक्टर ए हमें गिवन है क्वेश्चन में 1 i कैप 2j कैप एंड 3k कैप प्लस लैम्डा, एंड वेक्टर बी कितना गिवन है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। ये तो थी अपनी वेक्टर इक्वेशन। अब इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूं कार्टेशियन इक्वेशन। कन्वर्ट करने से पहले वेक्टर आर आपको पता है, तो वेक्टर आर होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप।
ठीक है, ये तो होता है। और इक्वल टू में आ जाएगा, देखो यहाँ से लैम्डा के अगर अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और ये बन जाएगा आपका प्लस में 3 लैम्डा आई कैप प्लस 2 लैम्डा जे कैप माइनस 2 लैम्डा के कैप। या तो आप इस वाले वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड लेके चले जाइए और तब इस क्वेश्चन में आगे प्रोसीड करिए, या फिर आप यहीं पे क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हैं, क्योंकि दो मेथड हमें बताए जाते हैं 12th क्लास में। हमें बताया जाता है कि इस वाले वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में लेके चले जाइए, तो आप वैसे कर लीजिए या ऐसे कर लीजिए, दोनों से ही सही है। अब आई वाली वैल्यूज एक साथ कीजिए, तो यहाँ से आई के साथ 1 है, यहाँ पे आई के साथ 3 लैम्डा है, तो इसे ले सकते हैं आप 1 प्लस 3 लैम्डा आई कैप प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा जे कैप, मतलब आई जे और के इन तीनों वैल्यूज को एक साथ अलग अलग कर लीजिए, प्लस में जाएगा 3 माइनस 2 लैम्डा के कैप। ओके, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दोनों साइड कोफिशिएंट्स को इक्वेट कीजिए, इक्वेट द कोफिशिएंट्स ऑफ आई कैप जे कैप एंड के कैप ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड क्या करोगे आप, इक्वेट करोगे आई जे और के कोफिशिएंट्स को। यहाँ पे आई का कोफिशिएंट है x, वो इक्वल टू में आ जाएगा 1 प्लस 3 लैम्डा। फिर यहाँ से j का कोफिशिएंट है y, वो इक्वल टू में आ जाएगा, यहाँ से j का कोफिशिएंट क्या है 2 प्लस 2 लैम्डा। फिर यहाँ से z का कोफिशिएंट k का कोफिशिएंट क्या है z, और यहाँ पे k का कोफिशिएंट क्या है 3 माइनस 2 लैम्डा। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालिए, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आएगी x माइनस 1/3, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आएगी y माइनस 2/2, और यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आएगी z माइनस 3/-2। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 3 वैल्यूज, और ये सभी के सभी वैल्यूज लैम्डा के इक्वल है, तो ये सभी वैल्यूज अपने आप में भी इक्वल हो जाएंगी। x माइनस 1/3 इक्वल्स टू y माइनस 2/2 इक्वल्स टू z माइनस 3/-2। तो ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्जन। तो आप वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं क्वेश्चन को। सिमिलरली आप कार्टेशियन से वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल इसका उल्टा है। अगर हमें ये कार्टेशियन इक्वेशन दी हुई है और इससे पूछा है कि वेक्टर इक्वेशन बताइए, क्या बतानी है हमें, वेक्टर इक्वेशन बतानी है, तो इक्वल टू लैम्डा लेके चलोगे। जब इक्वल टू लैम्डा लेके चलोगे तो ये वाला आ जाएगा, मतलब इससे उल्टा प्रोसीजर करना है पूरा, इसका उल्टा प्रोसीजर। ठीक है, आपको समझ में आया कि कैसे करते हैं हम वेक्टर से कार्टेशियन। इसी में बता देता हूं चलो कि कार्टेशियन से वेक्टर कैसे करें। यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ कि कार्टेशियन से वेक्टर अगर प्रूफ करना है तो कैसे करेंगे, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ इसकी कार्टेशियन इक्वेशन लिख लेता हूँ। कार्टेशियन इक्वेशन लिखने में तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी ना। कार्टेशियन इक्वेशन, तो कार्टेशियन इक्वेशन लिखेंगे x माइनस x1/a इक्वल्स टू y माइनस y1/b इक्वल्स टू z माइनस z1/c। तो ये अपनी कार्टेशियन इक्वेशन है। तो क्वेश्चन बोलेगा कि इसको कन्वर्ट करो वेक्टर फॉर्म में, इसमें कन्वर्ट वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको कैसे प्रोसीड करेंगे, देखिए हम मान लेते हैं कि x माइनस 1/3 इक्वल्स टू y माइनस 2/2 इक्वल्स टू z माइनस 3/-2, ये सभी लैम्डा के इक्वल आएगी। तो अब इस टर्म को अगर मैं लैम्डा के इक्वल रखूंगा, केवल फर्स्ट टर्म को लैम्डा के इक्वल रखूंगा, तो वहां से x की वैल्यू क्या मिलेगी, वहां से x की वैल्यू मिलेगी आपको 3 लैम्डा प्लस 1। यहाँ से y की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, y की वैल्यू मिलेगी आपको 2 लैम्डा प्लस 2। z की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, z की वैल्यू मिलेगी आपको माइनस के 2 लैम्डा प्लस 3 तो मिलेगी। तो आपको x y z की वैल्यू मिल गई। और हमें पता है कि वेक्टर इक्वेशन क्या होती है, वेक्टर इक्वेशन होती है वेक्टर r इज इक्वल टू कितनी होती है आपकी, वेक्टर r इज इक्वल टू x i कैप x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप प्लस वेक्टर वाली इक्वेशन जो हमें डायरेक्शन में गिवन होती है। चलो करके देखते हैं। वेक्टर आर की वैल्यू क्या होती है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो यहाँ से आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं।
तो वेक्टर आर इक्वल टू हो जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या आई है ऊपर 3 लैम्डा प्लस 1 आई कैप प्लस वाई की वैल्यू कितनी आई है 2 लैम्डा 2 लैम्डा प्लस 2 जे कैप प्लस, और जेड की वैल्यू कितनी आई है, जेड की वैल्यू आई है -2 लैम्डा प्लस 3 ए कैप, ये तो आई है। अब यहां से लैम्डा वाली वैल्यूज अलग कर लीजिए और कांस्टेंट वाली वैल्यूज अलग कर लीजिए, तो आएगा 3 लैम्डा आई कैप प्लस 2 लैम्डा जे कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप -6 लैम्डा, एंड यहाँ पर जाएगा कितना, सॉरी 2 लैम्डा के कैप। तो यहाँ से वेक्टर आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, वेक्टर आर की वैल्यू आ जाएगी आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, एंड लैम्डा ले लेंगे कॉमन तो बच जाएगा 3 आई कैप प्लस 2 लैम्डा, लैम्डा तो बाहर आ गया यानी कि जे कैप -2 के कैप। तो ये बन जाएगा आपका वेक्टर फॉर्म। अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म दी हुई है तो वेक्टर फॉर्म भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो कैसे निकालनी है वेक्टर इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन, इंटरचेंज कैसे करना है, ये सारी की सारी चीजें आपको आइडिया लग गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। अब हमें बताना है कि किसी लाइन की इक्वेशन जो 2 पॉइंट से पास हो रही है, तो लेट इक्वेशन ए लाइन, let a line is passing through 2 points, a line is passing through, a line is passing through x1 y1 z1, और दूसरा पॉइंट मान लेते हैं x2 y2 एंड z2। मान लेते हैं दिस इज पॉइंट b एंड दिस इज पॉइंट a। तो x1 y1 z1 x2 y2 z2 आपने 2 पॉइंट्स मान लिए। अब इन 2 पॉइंट से कोई स्ट्रेट लाइन जा रही है 3D के अंदर और हमें उसकी लाइन बतानी है, तो मतलब उसकी इक्वेशन बतानी है, तो 2 इक्वेशन बताएंगे, एक तो वेक्टर इक्वेशन और एक कार्टेशियन इक्वेशन, ठीक है। तो वेक्टर इक्वेशन क्या होती है, वेक्टर इक्वेशन होती है आपकी, वेक्टर इक्वेशन इज वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी माइनस वेक्टर, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी माइनस वेक्टर, जहां पे वेक्टर आर का मतलब क्या है, जहां पे वेक्टर आर का मतलब है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और जहां पर वेक्टर ए कितना है, वेक्टर ए है अपना फर्स्ट पॉइंट, दैट इज x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, ओके। और वेक्टर बी कितना है अपना सेकंड वाला पॉइंट, दैट इज x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। तो सभी के सभी वैल्यूज आपको पता चल गई कि क्या है इस वेक्टर इक्वेशन में सभी वैल्यूज। इसके बाद हमें बतानी होती है कार्टेशियन इक्वेशन, क्या बतानी होती है, कार्टेशियन इक्वेशन। तो कार्टेशियन इक्वेशन कैसे बताएंगे, कार्टेशियन इक्वेशन होती है इसकी x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन z2 minus z1. So this is said to be the Cartesian equation of the line which is passing through 2 points. अच्छा, इस लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन को ध्यान से देखो और इसको देख के कुछ आइडिया लग रहा है तुम्हें कि मैंने क्या बताया था, x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1, क्या बताया था मैंने, अगर लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है तो ये डायरेक्शन रेशियोज होते हैं क्या, यस सर, ये डायरेक्शन रेशियोज ही तो होते हैं, ठीक है। और जब हमने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखी है यहाँ पर ये कार्टेशियन इक्वेशन, तो ये एबीसी हमने क्या लिए हैं, डायरेक्शन रेशियो से तो लिए हैं। जब हमें डायरेक्शन गिवन है तो वहीं से डायरेक्शन रेशियो उठा लिए, जब हमें 2 पॉइंट्स गिवन है तो डायरेक्शन की क्या जरूरत है, क्योंकि 2 पॉइंट्स अगर गिवन है तो वहीं से डायरेक्शन रेशियोज बना सकते हैं ना जी। तो अब आपको आइडिया लगा कि क्या है इसकी वेक्टर इक्वेशन, क्या है कार्टेशियन इक्वेशन अगर लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है तो, ठीक है। इसके ऊपर अच्छा यहां से आपको इंटरचेंज करना है तो सेम प्रोसेस जो हमने पीछे पढ़ा है, सेम प्रोसेस बिल्कुल वैसे ही कर सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन गिवन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन दैट पासेस थ्रू दीस 2 पॉइंट्स। अगर कोई लाइन इन 2 पॉइंट से पास हो रही है तो पॉइंट ए हमें दे दिया गया है 3 -2 -5 एंड पॉइंट बी हमें दे दिया गया है 3 -2 6। इन 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन बतानी है।
तो सबसे पहले हम बताते हैं वेक्टर इक्वेशन। क्या बताते हैं? वेक्टर इक्वेशन। वेक्टर इक्वेशन क्या है इसकी? वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। ये क्या अपनी कार्टेशियन सॉरी वेक्टर इक्वेशन। तो वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए मैंने बताया था अभी क्या है, फर्स्ट वाला पॉइंट, दैट इज 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 5k कैप। तो ये तो हो गया आपका पहला पॉइंट, दैट इज वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, मतलब बी में से ए को माइनस करो, 3 में से 3 माइनस होगा तो 0 आ जाएगा, -2 -2 में से माइनस करेंगे -2 तो वो भी 0 आ जाएगा, 6 में से माइनस करेंगे -5 तो 11 आ जाएगा, 11 के कैप। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये क्या है? आपकी वेक्टर इक्वेशन आ गई। अब वेक्टर इक्वेशन आ गई तो आप कार्टेशियन इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। चलिए कार्टेशियन इक्वेशन निकालिए। कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन क्या आएगी आपकी? कार्टेशियन इक्वेशन आएगी x माइनस x1, और इसमें से कोई से को भी आप x1 मानिए, कोई से को भी आप मान लीजिए, मतलब पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट। अभी तो हमने ए पॉइंट इसको माना है तो x1 y1 z1 यही बन जाएंगे, लेकिन आप इसको भी मान सकते हैं, है ना, x1 y1 z1, इसको x2 y2 z2 मान लीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो x माइनस x1 अपॉन क्या आएगा? x2 माइनस x1, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूले में क्या है? x2 माइनस x1 है नीचे, x2 माइनस x1 करेंगे तो 3 में से 3 जाएगा 0, इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, वो भी 0 आ जाएगा, y2 में से y माइनस करेंगे, इक्वल्स टू z माइनस z1, z1 कितना है? प्लस के 5 आ जाएगा, अपॉन में z2 माइनस z1, z2 माइनस z1 दैट इज 11। ठीक है, तो ये आ जाएगी आपकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। ओके, इसको ये मत समझना कि ये इन्फिनिटी है, ठीक है, ये इन्फिनिटी नहीं है, कभी आप इसे इन्फिनिटी समझ लो, यही जो है अपनी कार्टेशियन इक्वेशन आ जाएगी, इसको इन्फिनिटी नहीं लेंगे। ठीक है, बात समझ में आई? ये एक ऐसी लाइन है जो जेड एक्सिस के पैरेलल है, ऐसी लाइन है जेड एक्सिस के पैरेलल एक लाइन है, ये बात यहाँ से हमें ये पता चल रहा है, क्योंकि एक्स और वाई वाले कोएफिशिएंट्स तो एक तरीके से 0 लग रहे हैं हमें, तो फिर बच गया क्या? जेड, तो ये जेड एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। अब आता है एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइन के बीच एंगल हमें बता। तो उससे पहले मुझे दो लाइन की इक्वेशन पता होनी चाहिए ना। अगर मुझे दो लाइन के बीच एंगल बताना है तो मान लीजिए पहली लाइन है हमारी वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर a1 प्लस लैम्डा वेक्टर b1, और दूसरी लाइन मान लेते हैं हम वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर a2 प्लस लैम्डा वेक्टर b2। तो ये पहली लाइन की इक्वेशन हो गई और ये दूसरी लाइन की इक्वेशन हो गई। हो सकता है कि ये इक्वेशन हमें कार्टेशियन फॉर्म में दी हुई हो, अभी बताता हूँ। अगर कार्टेशियन फॉर्म में दी हुई है तो एंगल कैसे निकाल लेंगे? पहले अगर वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन दी हुई है और उन दोनों लाइन के बीच का एंगल हमसे पूछा है तो एंगल कैसे बताना है वो देखते हैं। तो चलिए, अगर इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल बताना है तो ये जो वेक्टर b1 और वेक्टर b2 है, इन दोनों के बेस पर हम एंगल बता सकते हैं। ठीक है, तो वेक्टर a1 मान लिया हमें गिवन है x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, और वेक्टर a2 मान लेते हैं हमें गिवन है x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, ये हमें गिवन है ना। वेक्टर b1 भी हमें गिवन होगा, दैट इज a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, एंड वेक्टर b2 भी हमें गिवन होगा। तो वेक्टर b2 होता है आपका a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। सब चीज हमें क्वेश्चन में गिवन होगी, हमें बस इन दोनों लाइन्स के बीच का एंगल बताना है। तो इन दोनों लाइन्स के बीच का एंगल बताते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू वेक्टर b1 डॉट प्रोडक्ट वेक्टर b2 डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ वेक्टर b1 एंड मॉडुलस ऑफ वेक्टर b2। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से आप दो लाइंस के बीच का एंगल बता सकते हैं, वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर b1 एंड मॉडुलस ऑफ वेक्टर b2। तो इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। दूसरे तरीके से कैसे लिखेंगे हम? tan थीटा इज इक्वल टू b1 और b2 की डॉट प्रोडक्ट करनी है, यानी कि इस वेक्टर की और नीचे लिखे वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट आप पढ़ के आ चुके हैं वेक्टर वाले चैप्टर में, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं तो आपको पढ़ाऊंगा ही, आप वीडियो जाके देख लीजिएगा कि डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं दो वेक्टर्स का। तो डॉट प्रोडक्ट जब करते हैं तो ये आएगा a1 a2 प्लस b1 b2
प्लस C1 C2 अपॉन में आ जाएगा पहले वेक्टर का मॉडुलस, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दैट इज A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर। फिर आएगा दूसरे वेक्टर का मॉडुलस या मैग्नीट्यूड, दैट इज A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। ये सभी चीजें आपने वेक्टर वाले चैप्टर में पढ़ रखी होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये तो हो गया दो लाइंस के बीच का एंगल। अगर हमें वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन दे रखी है, अगर कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन दे दे और हमसे पूछे कि इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल क्या होगा, तो कैसे करेंगे? तो पहले तो दो लाइन मान लीजिए, मान लिया पहली लाइन है x माइनस x1 अपॉन a1 इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b1 इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c1। मान लीजिए ये हो गई पहली लाइन की इक्वेशन, और दूसरी लाइन की इक्वेशन हम मान लेते हैं x माइनस x2 अपॉन a2 इक्वल्स टू y माइनस y2 अपॉन b2 इक्वल्स टू z माइनस z2 अपॉन c2। और इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल बताना है। तो एंगल बताएंगे हम सिर्फ और सिर्फ वेक्टर बी वाले एलिमेंट्स के बेस पर। तो वेक्टर बी वाले एलिमेंट्स यही तो हैं a1 b1 c1, तो इनके बेस पर हम एंगल बताएंगे दोनों लाइंस का, a2 b2 c2 एंड a1 b1 c1 के बेस पर, इन दोनों के बेस पर। तो इन दोनों के बीच का एंगल आएगा tan थीटा इज इक्वल टू वही ऊपर वाला फॉर्मूला a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर एंड अंडर द रूट a2 का स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो इस टाइप से आप दो स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल फाइंड करेंगे अगर वेक्टर इक्वेशन गिवन है या कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, और इस रिजल्ट के बेस पर यहाँ पे मैं बता देता हूँ, चलो इस रिजल्ट के बेस पर हम एक चीज और पता कर सकते हैं। सबसे पहला, अगर लाइंस पैरेलल है, नंबर पहला, इफ लाइंस आर पैरेलल, इफ लाइंस आर पैरेलल, अगर लाइंस पैरेलल है तो दोनों लाइन के बीच एंगल कैसा बनेगा? जीरो। दो पैरेलल लाइंस के बीच एंगल क्या बनेगा? जीरो। अगर ये जीरो बनेगा, है ना, तो यहाँ पर जाएगा tan जीरो, यहाँ पर tan थीटा तो cos थीटा होता है। गड़बड़ हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ पे cos थीटा होता है, होता है cos थीटा, तो इसको सही कर लो, गड़बड़ हो गया। ये वही याद आ गया, 2D वाला याद आ गया, क्योंकि 2D में tan थीटा के इक्वल होता है ना, यहाँ पाएगा cos थीटा इक्वल्स टू। ठीक है, आप में से जिन स्टूडेंट ने ये गलती पहले ही पकड़ ली थी, इसका मतलब आपकी तैयारी ठीक ठाक है, और जिन्होंने नहीं पकड़ी वो आप समझ लो कि यहाँ पे cos थीटा के इक्वल होता है, cos थीटा। क्या जाएगा? cos थीटा, है ना। अगर लाइंस कैसी हैं? पैरेलल है। इफ लाइंस आर पैरेलल देन थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? जीरो। और जब थीटा इज इक्वल टू जीरो बन जाएगा तो यहां से एक कंडीशन आएगी सॉल्व करके, और वो कंडीशन ये होती है कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू होता है b1 अपॉन b2 इक्वल टू होता है c1 अपॉन c2 के। अगर ये कंडीशन दो स्ट्रेट लाइन में बन रही है तो हम बोलते हैं कि ये दोनों लाइंस पैरेलल है। पर अगर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर में दूसरी कंडीशन क्या बन जाएगी? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री यहाँ पे पुट करेंगे तो cos 90 आ जाएगा। cos 90 क्या होता है? जीरो। तो यहाँ पे बन गया जीरो, और डिनोमिनेटर को जीरो में पहुंचा देंगे तो सिर्फ ऊपर वाली टर्म बच जाएगी। ऊपर वाली टर्म क्या बचेगी? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा। तो दिस इज द कंडीशन when two lines are perpendicular and this is the conditions when two lines are parallel। तो दो लाइंस पैरेलल कब होंगी, दो लाइंस परपेंडिकुलर कब होंगी, दो लाइन के बीच का एंगल क्या होगा, ये सारा का सारा आइडिया आपको लग गया है। ये cos थीटा के इक्वल है, ध्यान रखना, tan थीटा के इक्वल नहीं है। 2D के अंदर tan थीटा के इक्वल नहीं है। चलिए, ये अपना इक्वेशन है, इसमें इसने पूछा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस गिवन बिलो। इन दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच हमें एंगल बताना। तो एंगल क्या होता है आपका? एंगल होता है cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 अपॉन
मॉडुलस ऑफ वेक्टर b1 या मैग्नीट्यूड बोल दो, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b2 ये होता है। या इसका दूसरा फॉर्मूला भी हमने बनाया था मल्टीप्लाई करके, दैट इज a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन में आ जाएगा अंडर द रूट a1 का स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर एंड अंडर द रूट b2 का मॉडुलस क्या बनेगा, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा। तो यहां से निकालो एंगल क्या आएगा, cos थीटा इक्वल्स टू a1 इंटू a2, ये तो है b, दिस इज वेक्टर b। हमें वेक्टर b के ऊपर मतलब वेक्टर b के बेस पर बताना है एंगल। a1 a2 यानी कि 3 इंटू 1 दैट इज 3 प्लस b1 इंटू b2 दैट इज 2 इंटू 2 दैट इज 4 प्लस c1 इंटू c2 दैट इज 6 इंटू 2 दैट इज 12 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट पहले b1 यानी कि वेक्टर b1 का मॉडुलस यानी कि इसका मॉडुलस यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर अंडर द रूट दूसरे वेक्टर का मॉडुलस दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये सब का सब हम क्या लेके चलते हैं ना, मॉडुलस में लेके चलते हैं ताकि वैल्यू पॉजिटिव आए। तो 4 और 3 7 और 12 होता है 19 डिवाइडेड बाय ये कितना आएगा 9 और 4 13 और 36 36 से 49 49 का मतलब क्या होता है 7 इंटू ये कितना आएगा 9 9 का मतलब 3। तो cos थीटा की वैल्यू आ गई है आपकी 19/21। ये तो खुद ही पॉजिटिव है तो मॉडुलस लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से दोनों लाइंस के बीच एंगल कितना जाएगा, थीटा जाएगा आपका cos इनवर्स 19/21। दिस इज नथिंग बट द एंगल बिटवीन दीज टू गिवन लाइंस। तो दो लाइंस के बीच एंगल आप फाइंड कर सकते हैं। दिस इज अनदर क्वेश्चन, इसमें भी हमें एंगल बताना है। तो दो लाइंस के बीच का एंगल तो आप बता सकते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर एंड अंडर द रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो cos थीटा जाएगा आपका a1 into a2, दिस इज a1 b1 c1, दिस इज a2 b2 c2। तो a1 a2 क्या आएगा, a1 a2 आएगा -2 प्लस b1 b2 क्या आएगा आपका 40 एंड c1 c2 क्या आएगा -12 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट a1 b1 c1 का स्क्वायर दैट इज 4, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 25 एंड 9 अंडर द रूट ये आएगा 164 एंड 16। इसको आगे सोल्व करोगे तो कितना आएगा, ये माइनस के 14 यानी कि 26 बचेगा ऊपर डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ये कितना जाएगा 25 और 13 25 और 13 कितना होते हैं 38, तो 38 आ जाएगा। अंडर द रूट में ये कितना जाएगा 65 और 16 81 होते हैं शायद, ठीक है। तो 81 को तो हम लिख सकते हैं कितना 9, तो जाएगा 26/9√38। देखो अगर कुछ गड़बड़ नहीं हुई है तो एंगल तो यही है। तो cos थीटा की वैल्यू आ गई आपका 26/9√38। अगर कुछ गड़बड़ नहीं हुई है एंगल एंगल तो यही है। यहाँ से थीटा जाएगा आपका cos इनवर्स 26/9√38। ठीक है, तो दो लाइंस के बीच एंगल आप फाइंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं देख लेता हूँ एक बार, -2 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 5 8 14 -3 4 12, ऊपर तो 26 ही बचेगा है ना। और नीचे देख लेते हैं 4 25 एंड 9, तो ये जाएगा 29 और 9 38 और 1 64 एंड 16 हो जाएगा 17 और हाँ 81 ही आएगा। तो बिल्कुल सही है सब कुछ, तो यही आना चाहिए इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल। तो अब आप दो लाइंस के बीच एंगल बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एंगल बताने में। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फाइंड द वैल्यू ऑफ p सो दैट द गिवन लाइंस बिकम परपेंडिकुलर। तो ये जो हमें दो इक्वेशन गिवन है स्ट्रेट लाइन की, ये दोनों स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर अगर हो गई तो p की वैल्यू क्या होगी, या p की वैल्यू बताइए जिसके लिए ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर हो जाएगी। अगर ये दोनों, अच्छा पहले तो इसको सही फॉर्म में लिखिए। देखो ऊपर हमने फॉर्म ये पढ़ी है x - x1 एंड y - y1 एंड z - z1। यहाँ पे x
y और z के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं लिया हमने। अगर क्वेश्चन में तुम्हें कोई कोफिशिएंट चमकता है, पहले इसको सही कीजिएगा। यहाँ से माइनस कॉमन ले लो ऊपर से, फिर बन जाएगा x माइनस वन अपॉन माइनस थ्री। पहले लाइन को सही फॉर्म में बनाओ। ऊपर से 7 कॉमन ले लो, फिर बन जाएगा y माइनस टू। और वो जो 7 तुमने कॉमन लिया है उसको 2p के नीचे पहुंचा दो, दैट इज 2p अपॉन 7 हो जाएगा। इक्वल टू में z माइनस थ्री अपॉन 2 तो बिल्कुल सही है। ये इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन को सही करो। यहाँ से माइनस 7 कॉमन लोगे तो x माइनस वन बचेगा। माइनस 7 कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा x माइनस वन। और जो माइनस 7 कॉमन लिया है यहाँ से उसको 3p के नीचे पहुंचाइए, जब माइनस 3p अपॉन 7 आ जाएगा। इक्वल्स टू y माइनस 5 अपॉन 1 एकदम सही है। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ है, z माइनस जेड, इसको 6 माइनस जेड, इसको z माइनस 6 बनाओ, ऊपर से माइनस कॉमन ले लो तो नीचे माइनस आ जाएगा। तो अब इक्वेशन सही फॉर्म में बन गई है। और अगर ये दोनों इक्वेशन, ये दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो मैंने बताया था कि अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो क्या होगा। यहाँ पर मैं फिर से बता देता हूँ, अगर लाइंस पैरेलल है तो क्या कंडीशन बनेगी, लाइंस आर पैरेलल। इफ लाइंस आर पैरेलल देन a1 अपॉन a2 इक्वल आएगा b1 अपॉन b2 के, और इक्वल आएगा c1 अपॉन c2 के। और अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं, लाइंस आर परपेंडिकुलर, अगर लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो कंडीशन क्या बनती है, कंडीशन बनती है कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 जीरो के इक्वल आएगा। ये तो कंडीशन बताई थी अभी मैंने पीछे, जब मैंने दो लाइंस के बीच एंगल बताया आपको। तो ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है, दिस इज a2 b2 एंड c2। तो a1 b1 c1, a2 b2 c2 की वैल्यूज आपके पास है, तो पुट कीजिए a1 इंटू a2, ये परपेंडिकुलर है ना, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9p अपॉन 7 प्लस b1 इंटू b2, तो 2p अपॉन 7 इंटू 1 तो कितना जाएगा 2p अपॉन 7 प्लस c1 इंटू c2 मतलब माइनस के 10 इक्वल टू में आ जाएगा 0। ठीक है, इक्वल टू में 0 आ गया तो 10 तो इधर पहुंचाइए, यहाँ पर आ जाएगा 9 और 2 11 p अपॉन 7 इक्वल टू 10। तो यहाँ से p की वैल्यू मिल जाएगी 70 अपॉन 11, यही आनी चाहिए p की वैल्यू। तो अगर ये दोनों लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप को आपको समझ में आया होगा कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो कंडीशन कैसे काम करती है। अब निकालते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। दो स्क्यू लाइंस के बीच डिस्टेंस। स्क्यू लाइंस कैसी होती है स्टूडेंट्स, देखो मैं बताता हूँ आपको स्क्यू लाइंस कैसी होती है। सपोज कीजिए ये अपना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। और मैं कुछ बनाता हूँ यहाँ पे, कलर बॉक्स बना लेता हूँ। ये आपका एक बॉक्स है, ठीक है, के अंदर ये बॉक्स आ गया। ठीक है, अब देखो, अब ध्यान से देखना कि इसकी लाइंस क्या होती है। काम हुआ था, ये एक बॉक्स बनाया मैंने, देखो ऐसी इसकी लाइंस कैसी होती हैं, ऐसी लाइंस जो ना तो पैरेलल है, ना ही इंटरसेक्टिंग है, ना ही कोइंसिडेंट है। ना ही पैरेलल, ना ही कोइंसिडेंट, ना ही इंटरसेक्टिंग। जैसे कि मान लीजिए एक लाइन इस एज से पास हो गई, इनफाइनाइट तक आपने ये लाइन बढ़ा दी, इनफाइनाइट तक आपने ये लाइन बढ़ा दी, इधर भी इनफाइनाइट तक गई, इधर भी इनफाइनाइट तक गई। और ऐसे ही मान लीजिए एक लाइन है जो कि आपने सपोज कीजिए कहां से अच्छा, एक तो ये कॉर्नर है, ये वाला कॉर्नर है एक तो इस क्यूब का एक कॉर्नर ये है। तो इस क्यूब के दो कॉर्नर आपने पकड़े और इन दोनों कॉर्नर से जाती हुई एक लाइन बना दी, इस कॉर्नर से जाती हुई आपने दो लाइन बना दी पीछे पे। तो इसको क्यूब समझिएगा। अब क्यूब का डायगोनल दिमाग में इमेजिन कीजिए, क्यूब का डायगोनल, और ये मैंने एक एज ले ली क्यूब की। अब मैंने ये लाइन इनफाइनाइट तक बढ़ा दी L1, और ये लाइन L2 इनफाइनाइट। देखिए ये ऐसा मत सोचना कि आगे जाके कट हो जाएगी, है ना, ये कट नहीं होगी क्योंकि ये तो पीछे की ओर से होके जा रही है और ये डायगोनल से होके जा रही है। तो ये दो लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, लाइन L1 एंड L2 कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ना ही एक दूसरे के पैरेलल है, ना ही ये कोइंसिडेंट है। तो इस टाइप को लाइंस, इस टाइप की लाइंस को हम स्क्यू लाइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस टाइप की लाइंस को, स्क्यू लाइंस बोलते हैं। यानी कि वे लाइंस जो कभी भी इंटरसेक्टिंग ना हो, पैरेलल ना हो, कोइंसिडेंट ना हो, लेकिन फिर भी लाइन हो। स्पेस के अंदर ऐसी कई सारी लाइन हो सकती हैं जो स्क्यूज होंगी।
अब मैं उन दो लाइंस की इक्वेशन मानता हूं, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर a1 प्लस लैम्डा वेक्टर b1। और दूसरी लाइन की इक्वेशन मान लेते हैं वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर a2 प्लस लैम्डा वेक्टर b2। अब ये दो स्क्यू लाइंस हैं और इन दोनों स्क्यू लाइंस के बीच डिस्टेंस बतानी है। तो इन दोनों लाइंस के बीच डिस्टेंस जो होगी वो होगी डिस्टेंस का फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2, वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 डॉट वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1। देखो फॉर्मूला थोड़ा अटपटा है, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ध्यान से तो ये फॉर्मूला दिमाग में फिट हो जाएगा। वेक्टर b1 और वेक्टर b2 का मॉडुलस। तो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। दो स्क्यू लाइंस के बीच अगर डिस्टेंस बतानी है तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप डिस्टेंस बता सकते हो। क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट मैं समझता हूँ कि आपने वेक्टर में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो मैं पढ़ाऊंगा, वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, आपको डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। लेकिन यहाँ पे तो हमें समझना पड़ेगा कि दो स्क्यू लाइंस के बीच की डिस्टेंस इस फॉर्मूले से निकलेगी, वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 डॉट वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ वेक्टर b1 क्रॉस b2। ठीक है, तो दो स्क्यू लाइंस के बीच डिस्टेंस इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। अभी एक अदर क्वेश्चन करेंगे तो पता चल जाएगा कि कैसे करना है। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अब दो लाइंस पैरेलल तब होंगी जब जो b वाला वेक्टर में दिया जाता है ना वो इक्वल हो जाए। मतलब वेक्टर a1 प्लस लैम्डा वेक्टर b एंड दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a2 प्लस लैम्डा वेक्टर b। इस बार ये b1 b2 नहीं लिया जाएगा। अगर दो लाइंस पैरेलल है ना तो ये दोनों की दोनों वैल्यूज वेक्टर b इक्वल रहेगी, दोनों वैल्यूज दोनों लाइंस है। तो हम इन दोनों लाइंस को बोलेंगे, इन दोनों लाइंस को बोलेंगे पैरेलल लाइंस। ठीक है, पैरेलल लाइंस। अब इन दोनों लाइंस के बीच कैसे बतानी है हमें डिस्टेंस, तो इन दो लाइंस के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। So this is the formula to find the distance between two parallel lines in 3D। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम? इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इसने बोला फाइंड द, दो क्वेश्चन है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस। तो ये दोनों लाइंस स्क्यू होंगी क्योंकि यहाँ पे जो वेक्टर बी है ना वो अलग अलग है, तो ये दोनों दोनों कैसी है, स्क्यू लाइंस है। तो यहाँ से आपको b1 और b2 चमक गया, तो वेक्टर b1 लिख लेता हूं मैं। वेक्टर b1 आपको गिवन है 7 i कैप माइनस 6 j कैप प्लस k कैप। और वेक्टर b2 क्या गिवन है, वेक्टर b2 गिवन है आपको i कैप माइनस 2 j कैप प्लस k कैप। और ऊपर दिया हुआ मैं a1 a2। वेक्टर a1 कितना गिवन है, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। एंड वेक्टर a2 क्या गिवन है हमें, वेक्टर a2 गिवन है, अच्छा यहाँ से -1 आएगा, माइनस आई कैप माइनस जे कैप एंड माइनस के कैप। और यहाँ से आएगा 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 7 के कैप। ठीक है, तो ये आपको a1 a2 b1 b2 सारी वैल्यूज मिल चुकी हैं। अब आपको निकालनी है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था, वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2, फिर लेंगे हम डॉट वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1, और फिर आएंगे हम नीचे मॉडुलस ऑफ वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2। ये तो फॉर्मूला। तो पहला काम है हमारा b1 b2 निकालना, वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 निकालना। तो वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 कैसे निकाल लेंगे, चलो ये जाएगा आपका i कैप j कैप k कैप। मैं समझता हूँ कि अपने वेक्टर पढ़ रखा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, है ना। और b1 के क्या क्या होंगे कोफिशिएंट, यहाँ पे आएगा 7 माइनस 6 एंड 1, यहाँ पे जाएगा b2 के 1 माइनस 2 एंड 1। तो यहाँ से वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 क्या आ जाएगा, यहाँ से वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 आ जाएगा, आई कैप के अलोंग इसे एक्सपेंड करेंगे तो आएगा -6 प्लस 2, माइनस जे कैप के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो आएगा 7 माइनस 1, प्लस के कैप के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा माइनस के 14 प्लस के 6। इसको आगे सोल्व करो कितना जाएगा, माइनस के 4 आई कैप एंड माइनस के 6 जे कैप एंड माइनस के 8 के कैप। तो ये आ चुका है वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 का मैग्नीट्यूड वो आएगा अंडर द रूट -4 का स्क्वायर दैट इज 16
प्लस 36 प्लस 64, तो ये आएगा अंडर द रूट 116, अंडर द रूट 116, बात नहीं रही, अंडर द रूट 116। तो b1 क्रॉस b2 भी निकाल लिया आपने, इसका मॉडुलस भी निकाल लिया, अब निकाल लीजिए आप नाउ वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1, तो ये आएगा 3 माइनस इनके प्लस में जाएगा 4 i कैप प्लस 6 j कैप प्लस 8 k कैप। अब डिस्टेंस निकाल लीजिए, डिस्टेंस आएगी वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2, इसकी वैल्यू क्या आई है वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 की, ये रही वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 माइनस 4 i कैप माइनस 6 j कैप माइनस 8 k कैप, और यहाँ पर आएगा डॉट, डॉट में क्या आएगा ये 4 i कैप प्लस 6 j कैप प्लस 8 k कैप, और नीचे क्या जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका अंडर द रूट 116। तो डिस्टेंस मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस के 16 माइनस के 36 माइनस के 64, और अपॉन में कितना जाएगा अंडर द रूट 116। डिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव सो अप्लाई मॉडुलस, और ऊपर और नीचे दोनों सेम ही आ जाएगी वैल्यूज, क्योंकि ऊपर को ऐड करेंगे तो 116 ही आ जाना है, तो डिस्टेंस आ गई अंडर द रूट 116। तो इस तरीके से आप दो लाइंस के बीच डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ये तो आपको डॉट प्रोडक्ट समझते हो ना, डॉट प्रोडक्ट कैसे करना है, तो -4 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे -16, 6 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 36, 8 की मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 64, इनको ऐड कर देंगे तो 116 आ जाएगा, और रूट 116 से 116 रूट टाइम्स कट जाएगा, मॉडुलस से चिन्ह हटा देंगे क्योंकि नेगेटिव नहीं होती डिस्टेंस। तो इस तरीके से आप डिस्टेंस बता सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है आपका बोर्ड में। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, और हमें बताना है कि इन दो लाइंस के बीच डिस्टेंस क्या होगी। तो देखिए जरा वेक्टर बी देखिए आप, यहाँ पे वेक्टर बी और दूसरी लाइन में जो वेक्टर बी है वो दोनों सेम है, और अगर वेक्टर बी सेम है, इफ वेक्टर बी सेम देन लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल, ठीक है। तो वेक्टर बी की वैल्यू क्या गिवन है, वेक्टर बी की वैल्यू गिवन है 2 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 6 k कैप, एंड वेक्टर a1 की वैल्यू कितनी गिवन है, वेक्टर a1 की वैल्यू गिवन है i cap plus 2 j cap minus 4 k cap, and the value of vector a2 is equal to 3 i cap plus 3 j cap minus 5 k cap. Now what is the formula to find the distance? The formula is vector b cross vector a2 minus vector a1 divided by modulus of vector b, और यहाँ पे आ जाएगा इस पूरे का मॉडुलस। तो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो सबसे पहले क्या काम है, वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 निकालना, तो यहाँ से आप वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 फाइंड कर सकते हैं। तो a2 माइनस a1 क्या आएगा, 2 i कैप, इसमें से इसको माइनस कर लो, प्लस j कैप, एंड माइनस के 5 प्लस का 4 दैट इज -1 माइनस k कैप। अब निकालेंगे आप वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1, तो उसके लिए आप डिटरमिनेंट बना लेंगे, आएगा i j एंड k कैप, और b के कोफिशिएंट क्या है, b के कोफिशिएंट है 2 3 एंड 6, और a2 माइनस a1 के क्या कोफिशिएंट है 2 1 एंड -2। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, i कैप के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो आएगा -3 एंड -6, माइनस j कैप के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो कितना आएगा -2 एंड -12, फिर प्लस k कैप के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो 2 -6 आ जाएगा। इसको आगे सॉल्व कर लो, ये आएगा -9 i कैप एंड प्लस 14 j कैप एंड -4 k कैप, ये आ गया आपका, ठीक है। क्रॉस निकल गया, तो अब निकालिए डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे आप, डिस्टेंस निकालेंगे वेक्टर b1, अच्छा वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 तो आप फाइंड कर चुके हैं, इसका मॉडुलस कैसे फाइंड करेंगे आप, अंडर द रूट 9 का स्क्वायर दैट इज 81 प्लस 14 का स्क्वायर दैट इज 196 प्लस 4 का स्क्वायर दैट इज 16, अपॉन में आएगा वेक्टर b का मैग्नीट्यूड, एंड वेक्टर b तो ये है ना, इसका मैग्नीट्यूड आएगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या आता है अंडर द रूट 4 प्लस 9, और मैग्नीट्यूड निकालना आप सीख गए होंगे 36, इन कोफिशिएंट्स का स्क्वायर तो करना है, बस कोफिशिएंट्स के स्क्वायर का सम निकालते हैं मैग्नीट्यूड। तो डिस्टेंस क्या जाएगी, इसको ऐड कीजिए, ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 612 13 10 18 19
1 आएगा 2, नीचे क्या जाएगा, नीचे आ जाएगा 14 दैट इज 7। ठीक है, तो ये आ गई आपकी इन दोनों लाइंस के बीच की डिस्टेंस। तो अब आप डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं दोनों लाइंस के बीच की। मेरे ख्याल से तुम्हें डिस्टेंस निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके आगे तो क्वेश्चन है ही नहीं। तो ये रहा आपका 3D का लेक्चर। आई होप को आपको 3D की सारी चीजें सारी समझ में आ गई होंगी। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप उस क्वेश्चन को कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको 3D की और चीजें जाननी है तो कृपया कमेंट कर दीजिएगा कि आपको 3D में क्या क्या समझ में नहीं आता है। वैसे तो मैंने सारी चीजें बता दी है। 12th क्लास के लिए आपकी जो भी इंपोर्टेंट चीजें हो सकती हैं, क्वेश्चंस हो सकते हैं, थ्योरी हो सकती है, वो सब आपको करा दी गई है। तो अगर इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर दीजिएगा, और वीडियो को कर दीजिए लाइक, शेयर कर दीजिए इसको सभी दोस्तों के पास, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और पढ़ते रहिए अच्छे से। जय हिंद।